हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉकेट जी के खान सर का कौन सा पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 4 तक हम देख चुके हैं और आज की क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्टार में जाइए। कौन सा स्टार? दुर्भिक्ष शब्द वाला। ठीक है, आप जाके जब खान सर का पॉकेट जी के निकालेंगे हिस्ट्री में, तो वहाँ हिस्ट्री में देखिएगा कौन सा प्राचीन भारत में जाकर देखना है। ठीक है, और वहाँ जाके देखिए स्टार लिखा, ऐसे स्टार मार के लिखा हुआ है दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 100 गौड़ा अभिलेख में मिलता है। अब इसके मतलब समझिए, ये जो दुर्भिक्ष है ना, बस इसी को समझना है, दुर्भिक्ष शब्द को ही समझना है। आइए देखिए, कहता है जब राजा अशोक का वंश राज कर रहा था, राजा अशोक, ये जो अशोक है ना राजा, उनका वंश राज कर रहा था। कौन सा? मौर्य वंश। देखिए क्वेश्चन कैसे आप याद करेंगे और कैसे कैसे इसमें दे रखा है। इतना को जानने के लिए आप बहुत कुछ जान जाएंगे। देखिए, कहता है जब राजा अशोक का वंश राज कर रहा था, तो सीधे से मतलब चल रहा है कि अशोक का वंश जो है वो कौन सा है? मौर्य वंश है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, उसी समय एक छोटा सा गांव था, उस गांव का नाम है सोहगौरा। गौरा हम लोग बहुत ज़्यादा शिव गौरी पार्वती कहते हैं, तो वैसे ही गौरा याद रखिए। शिव गौरा पार्वती कहते हैं, गौरा भी कहते हैं, शिव गौरा पार्वती सॉरी। तो उसी से याद रखेंगे सो, यानी शिव से याद रखेंगे सो गौरा। कभी कभी हम ट्रिक बताते हैं कैसे इसको याद रखना है। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, सो गौरा, गौरा याद रखेंगे ना। उस गांव का नाम था सोहगौरा। यह गांव आज के उत्तर प्रदेश में है। समझ रहे हैं ना? कहाँ है सर? यूपी में है। ठीक है, गोरखपुर के पास। इतना क्लियर हो गया ना कि गांव का नाम था, मौर्य वंश था, उस समय का एक छोटा सा गांव था सोहगौरा, और यह गांव आज के उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास। उस गांव में भयंकर अकाल यानी दुर्भिक्ष पड़ गया था। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। उस गांव में भयंकर अकाल यानी दुर्भिक्ष पड़ गया था। न खेतों में अनाज उगा, न तालाबों में पानी बचा, लोग भूखे प्यासे रहने लगे। राजा के अधिकारियों ने इस संकट का सामना करने के लिए एक अनोखा उपाय ढूंढा, एक उपाय निकाला। वो कौन सा उपाय है? आइए देखते हैं। देखिए, कहता है कि उन्होंने एक बड़ा अन्ना घर, उपाय बोल रहा है ना यहाँ पे कि उपाय ढूंढा उन लोगों ने। तो कौन सा उपाय है? उन्होंने एक बड़ा अन्ना घर यानी कि अनाज का भंडार बनवाया। ठीक है, क्या बनवाया? अनाज का भंडार बनवाया, और यदि और उस पे लिखवा दिया। देखिए यहाँ पे चालाकी देखिए, कहते हैं कि एक अनाज का भंडार बनवाया और उस पे लिखवाया। क्या लिखवाया सर? कहता यदि फिर कभी दुर्भिक्ष हो, यानी कि फिर कभी अनाज की कमी पड़े, सुखार हो, संकट आ जाए, तो उस समय कहता है लिखवा दिया यदि फिर कभी दुर्भिक्ष का मतलब ही वही होता है ना। तालाब में पानी नहीं, कहीं पानी नहीं, अनाज नहीं उग रहा है, अकाल पड़ गया है, उसी को क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। एक शब्द में कह दीजिए दुर्भिक्ष, यानी सब कुछ दूर हो गया है। समझ रहे हो ना? इसी से याद रखेंगे, सब कुछ दूर हो गया है, उसे कहते हैं दुर्भिक्ष ना। एक सेकेंड, लाइट आ गया है। अब देखिए, ये जो दुर्भिक्ष है ना, तो ये अनाज लोगों के मदद के लिए उपयोग में लाया जाए, उस पे लिखवा दिया लोग। यदि फिर कभी दुर्भिक्ष हो तो यह अनाज लोगों की मदद के लिए उपयोग में लाया जाए। इस पूरी योजना को ताम्रपत्र यानी कि तांबे के प्लेट पर लिखवाया गया, ताकि यह हमेशा के लिए याद रहे। समझ रहे हैं ना? वो उस समय का हिस्ट्री बन गया। ऐसा कुछ किया जाए कि हमेशा के लिए याद रहे और आने वाली पीढ़ी भी देखे और सीखे इसी से कि ऐसी कभी अकाल उकाल पड़ जाए तो वो लोग मतलब बचने के लिए ऐसे करेंगे, यही सोच के ना। अब देखिए, और इस ताम्र पत्र पर पहली बार ये जो तांबे के पत्ता पे लिखा गया, उस समय जब दुर्भिक्ष पड़ गया था, तो उसी समय ये शब्द केवल मिला है। देखिए यहाँ पे खाली शब्द मिला है दुर्भिक्ष। शब्द का उपयोग उसी समय किया गया, तो पहली बार दुर्भिक्ष मिला हम लोगों को। अब पहली बार दुर्भिक्ष शब्द का उपयोग किया गया है ना।
यही इस अभिलेख को खास बनाता है। इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में प्रशासन कितना संगठित और संवेदनशील था, है ना। तो आप लोगों को कुल समझ में आया कि दुर्भिक्ष शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस समय सुखाड़ अकाल सब कुछ पड़ गया था, दूर हो गया था सब कुछ। इसलिए क्या किया गया, भंडार बनाया गया और उस भंडार पे क्या लिखवाया गया, तांबे के पत्ते पे क्या लिखवाया गया सर, दुर्भिक्ष। तो वहीं से दुर्भिक्ष शब्द का हम लोगों को एक अभिलेख मिल गया, है ना। अब आइए थोड़ा सा इधर देखेंगे तो इसे देखिए, थोड़ा सा और कोशिश कीजिए समझने के लिए, थोड़ा समय लेंगे, है ना। अब इसमें आप लोगों को देखना यही है कि दुर्भिक्ष जो शब्द है, कुल मिलाकर सर जो खान सर है ना, इसी का क्या किए हैं, इसी का मेंशन किए हैं दुर्भिक्ष शब्द का। ये कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है ना। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कहेंगे सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। ये जो सोहगौरा है ये गांव का नाम है सर, सोहगौरा क्या है, गांव का नाम है, और कहाँ के, उत्तर प्रदेश में है ये, गोरखपुर के पास। नेक्स्ट आइए, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलते हैं हम लोग, हो सकता है कि उसमें से कुछ छूट जाए तो यहाँ पे पढ़ लेंगे। कहता है दुर्भिक्ष, दूर हो गया सब कुछ, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। अभी तो बताए थे कि सोहगौरा, शिव गौरा पार्वती की जय, सोहगौरा ताम्रपत्र में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोहगौरा अभिलेख किस धातु पर अंकित है। तो तांबे के धातु पे अंकित है ना। इसमें तो कुछ सोचने ही वाला नहीं है, तांबे की धातु अभी तो पढ़े थे हम लोग, जो पढ़ लिए हैं ना उसी से सारा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार वहाँ ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। सोहगौरा अभिलेख किस विषय से संबंधित है, यहाँ देखिए सोहगौरा अभिलेख किस विषय से संबंधित है। यूज पे विजयी पाना था ना, व्यापार नीति अपनानी थी, नहीं, दुर्भिक्ष प्रबंधन, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। दुर्भिक्ष प्रबंधन शब्द विषय से संबंधित है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहगौरा ताम्रपत्र किस काल से संबंधित माना जाता है। तो मौर्य काल से। ये सारे गलत है, अभी तो बताए थे। अशोक का जो वंश था वो क्या है, मौर्य है। तो मौर्य काल से क्या हुआ, हम लोगों को ताम्रपत्र जो है, सोहगौरा ताम्रपत्र इसी काल से मिला है हम लोगों को। अब आइए, कहता है, क्वेश्चन है सोहगौरा अभिलेख की लिपि कौन सी है। तो प्राचीन भारत में आप देखिएगा तो ज़्यादातर ब्राही लिपि का यूज होता था, ज़्यादातर ब्राही लिपि। यानी इसको याद करने की एक तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को, तरीका ब्राही को ब्राह्मण से याद रख लीजिए, है ना। ब्राह्मण ही याद रखिए, ब्राही याद रहेगा। तो सोहगौरा, सो गई गौरा, अभिलेख की लिपि कौन सी है, तो ये सोहगौरा अभिलेख की लिपि कौन सी है, तो वो है ब्राही लिपि। नेक्स्ट कहता है कि सोहगौरा अभिलेख में किस विषय का विशेष उल्लेख है। देखिए किस विषय का, धार्मिक अनुदान, राजकीय युद्ध, ना सर, सिर्फ और सिर्फ अन्न भंडारण और वितरण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, और यही अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है सोहगौरा अभिलेख किस राज्य में प्राप्त हुआ। अभी तो देखे थे उत्तर प्रदेश, खूब मारेंगे ट्रिक, है कि नहीं, खूब दम लहा देना है। कहता है कि सोहगौरा अभिलेख किस नदी के समीप मिला। घाघरा। अभी देखिएगा आप, एक पवन सिंह के गाना निकला हुआ है, घंघरी घंघरी हाय के चलिए कोई नहीं। सोहगौरा अभिलेख किस नदी, अगर नदी की बात आए तो इसमें घाघरा याद रखेंगे, घाघरा नदी के समीप मिला हुआ है सोहगौरा अभिलेख, है ना। अब आइए, सोहगौरा ताम्रपत्र का ऐतिहासिक महत्व किस कारण है। कहता है ना सोहगौरा ताम्रपत्र का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है। देखिए यह पहला राजकीय कर है ना, यह दुर्भिक्ष राहत कार्यों का सबसे पुराना प्रमाण यहीं से मिला हुआ है। तो ये क्या है, अपना राइट आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए कहता है कि सोहगौरा अभिलेख में किस प्रशासनिक उपाय का उल्लेख किया गया। बताइए किस प्रशासन ने क्या ही किया,
लोगों के लिए जब अकाल आ गया था तो क्या हुआ। तो देखिए उस समय क्या हुआ, एक उपाय हुआ और उपाय है अन्ना घर बनाया गया, उसकी स्थापना किया गया। तो इसका राइट आंसर कह देगा कि सौ गौर अभिलेख में किस प्रशासनिक उपाय का उल्लेख है, तो इसका यही उल्लेख है, अन्ना घर की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोगौरा नामक स्थान वर्तमान में किस जनपद में स्थित है। अभी तो बताए थे गोरखपुर, याद है गोरखपुर, है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। कहता है सोगौरा नामक स्थान वर्तमान में किस जनपद में स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है ना। तो अब बताइए आप लोग कि क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में हमको बताइए कि हमको समझ में नहीं आया। हम क्या करेंगे, दूसरे विधि को अपनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है तब तक हम इसको छोड़ने वालों में से नहीं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिए कहता है कि एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त, ये देखिए ये जो डार्क कलर में लिखा हुआ है ना, ये सर के बुक में यानी कि पॉकेट जीके में लिखा हुआ है, सेम टू सेम। अगर आपको पता नहीं है तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ। देखिए ये जो डार्क कलर में हम लिखे हैं ये सर के बुक में लिखा हुआ है, और ये जो सारे लिखे हुए हैं ये मेरा लिखा हुआ है, यानी कि हम अपने से लिखे हुए हैं ये समझाने के लिए। और सर के बुक में इतना कुछ लिखा हुआ है। आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, इसको समझाने के लिए। सर कहते हैं ना कि पॉकेट जी के पढ़ लीजिए, खान सर का यही कहना है, हर एग्जाम निकल जाएगा तो इसको तो समझना भी तो पड़ेगा ना। तो चलिए समझते हैं। कहता एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त बराह भगवान पर हुन राजा तुर्मान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है, एरन से, मध्य प्रदेश। एरन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, है ना। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए जब हुनों का राजा तुर्मान, हुनों का राजा कौन था, तुर्मान, भारत आया था। ये मर्दवा भारत आ गया, है ना। अब भारत आया, उसने मध्य प्रदेश के एक नगर एरन, मध्य प्रदेश के एक नगर, क्या नाम है सर, एरन नाम है ना। एरन में एक भव्य मूर्ति बनवाई। देखिए वो भारत आया, फिर क्या किया, मध्य प्रदेश के एक नगर में क्या किया, एरन नगर था, उसमें वो भव्य यानी कि बहुत बड़ा मूर्ति बनवा दिया। भगवान बराह की, किसका मूर्ति बनवाया, भगवान बराह की मूर्ति बनवाया, जो धरती को राक्षस से बचाकर बाहर लाए थे। भगवान बराह के क्या किए थे, धरती को राक्षस से बचाकर बाहर लाए थे ना। यही मूर्ति आज भी वहाँ मौजूद है। कहाँ मौजूद है, समझिए, एरन में मौजूद है। और एरन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो या तो ऑप्शन में ये देता है या तो ऑप्शन में ये देता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब समझिए ये अभी भी वही मूर्ति है। अब देखिए उसी स्थान पर एक अभिलेख भी मिला जिसमें पहली बार सती शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी उल्लेख में। अब देखिए जो एरन में मिला ना, एरन में क्या मिला, एक मूर्ति मिली, और मूर्ति में कराए उसी स्थान पर अभिलेख भी मिला। उसी अभिलेख में क्या हुआ था, पहली बार सती शब्द का उल्लेख मिलता है। एक वीर सैनिक की पत्नी, देखिए ये जो उल्लेख मिला ना, देखिए थोड़ा सा गर्मी बहुत है यार, देखिए थोड़ा सा और एक बार समझा लेते हैं। संतुष्टि मन में नहीं हो रही है कि आपको समझ में आया भी होगा या नहीं, है ना। देखिए कहता है कि जब हुनों का राजा तुर्मान भारत आया था, जब वो भारत आया था, उसने मध्य प्रदेश के एक नगर एरन में एक भव्य मूर्ति बनवाया भगवान बराह की। ठीक है, उसने भगवान बराह की एक मूर्ति बनवाया। कौन बनवाया, तुर्मान बनवाया, जो धरती को राक्षस से बचाकर बाहर लाए थे भगवान बराह ने। यही मूर्ति आज भी वहाँ मौजूद है। कहाँ मौजूद है, एरन में, यानी कि मध्य प्रदेश में। और उसी स्थान पे एक अभिलेख भी मिला। ठीक है, मध्य प्रदेश यानी एरन में एक अभिलेख भी मिलता है जिसमें पहली बार सती शब्द का उल्लेख मिलता है। उसी अभिलेखवा में देखिए सर, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को उल्लेख समझ में, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग बंद हो गया है क्या, नहीं। अब देखिए कह रहा है ना कि उल्लेख आप लोगों को
देखिए उल्लेख नहीं, अभिलेख। अभिलेख अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फर्स्ट वाला वीडियो जाके देखिए। अब सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभिलेख भी मिला जिसमें पहली बार, उसी अभिलेख में पहली बार क्या हो रहा है, सती शब्द का, ये जो सती है सती शब्द का उल्लेख मिलता है, मतलब लिखा हुआ, उल्लेख माने लिखा हुआ मिलता है बस। एक वीर सैनिक, यहाँ पे उसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखिए। कहते हैं एक वीर सैनिक की पत्नी जिसने अपनी पति की मृत्यु के बाद स्वयं चिता में कूदने का निर्णय लिया। अब देखिए पहले क्या होता था कि जब कोई सैनिक मरता था, शहीद होता था, तो उसकी पत्नी क्या करती थी, उसके चिता में ही स्वयं कूद जाती थी, है ना। तो इसी को कहते थे सती प्रथा। अब देखिए ये ऐतिहासिक घटना थी, पहली बार लिखा गया कि किसी स्त्री ने सती बनी, सती हुई। जब वो चिता में फान जाती थी तो वो लोग सती कहलाती थी, ठीक है। अब देखिए कोई बच्चा गाना बजा दिया था तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखिए एक नंबर अपना क्वेश्चन क्या है कि एरन अभिलेख किस राज्य में स्थित है। तो कितना बार तो कब से भूख रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में एरन अभिलेख मिला हुआ है। राज्य की बात करेगा तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरन से प्राप्त किस प्रतिमा पर हुन राजा तुर्मान का लेख अंकित है। किस प्रतिमा पर सर? बराह भगवान की प्रतिमा पर। अभी तो बताए थे बराह भगवान की प्रतिमा पर, है ना। सारे के सारे डाउट पहले ही क्लियर हो जाएंगे। कहता है हुन शासक तुर्मान का नाम किस अभिलेख में मिलता है। तो क्या सौरगौरा में मिलता है? कुछ ना, एरन में मिलता है। एरन अभिलेख में किसका नाम मिलता है? हुन शासक तुर्मान का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कहता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो एरन से, ये भी एरन से प्राप्त होता है ना। समझ में आया ना, सती प्रथा भी तो बताए थे, अगर आप समझे होंगे तो मज़ा ही मज़ा है। एरन अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है प्राचीन भारत में, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है बराह भगवान का संबंध किस धर्म से है। बताइए इसमें से कौन सा धर्म से है। तो ये है वैष्णव धर्म से। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, है ना। ये है वैष्णव धर्म से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बराह भगवान की प्रतिमा पर हुन शासक तुर्मान का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ। बताइए ना, बराह भगवान की जो प्रतिमा, हुन शासक तुर्मान का लेख कहाँ से। तो यहाँ से ना, एरन से मिला भैया, एरन से मिला। नेक्स्ट आइए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुन शासक तुर्मान का संबंध किस अभिलेख से है। अब बताइए ना, एरन अभी तो हम लोग पढ़े थे एरन अभिलेख से, इस सबको तो अभी देखे भी नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एरन अभिलेख में किस प्रथा का प्रथम लिखित प्रमाण, लिखा हुआ प्रमाण मिला है एरन अभिलेख में। तो लिखा हुआ तो सती प्रथा का ही मिला हुआ है कि कोई राजा जब शहीद हो जाता था तो पत्नियां क्या करती थी, चीता में फान जाती थी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये भी एरन ही होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर कर दिया है। एरन अभिलेख किस लिपि में लिखा है। तो ब्राह्मी, डबल कर दिया है का, ब्राह्मी लिपि। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, तुर्मान किस वंश से संबंधित था। अब बताइए ना, कबे से तो हुन भूख रहे हैं हुन भूख रहे हैं कि नहीं। तो तुर्मान किस वंश से संबंधित था। हुन से, है ना। अब आइए हुन वंश से। बराह भगवान की प्रतिमा किस धर्म से संबंधित है। अब धर्म पूछ रहा है। अब आ जाइए, अभी ना बोला था कि धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेंगे। बराह भगवान की प्रतिमा किस धर्म से संबंधित है। तो वो है वैष्णव धर्म से। क्या है? वैष्णव धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है क्वेश्चन की अगले क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो बन गया है दोस्तों। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।